टेक्निक्स ऑफ वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन होगा किसका, असेट्स एंड लायबिलिटीज। वाउचिंग किसका होगा, वाउचिंग, वाउचिंग इनकम एंड एक्सपेंसेस, याद रखना वाउचिंग किसका करते हैं हम लोग, इनकम एंड एक्सपेंसेस। और वेरिफिकेशन किसका करते हैं बच्चों, वेरिफिकेशन असेट्स एंड लायबिलिटीज का, याद रखना इसको, ठीक है। असेट्स एंड लायबिलिटीज का हम करते हैं वेरिफिकेशन, और इनकम एंड एक्सपेंसेस का क्या करते हो आप, वाउचिंग, ठीक है। तो बेटा वेरिफिकेशन करने के लिए आप कौन सी टेक्निक यूज करोगे यार, ठीक है। अब आपको वेरिफिकेशन करना है असेट्स और लायबिलिटीज का, तो क्या टेक्निक यूज करोगे, तो सिंपल सा फंडा है, सबसे पहला टेक्निक आप यूज करते हो इंस्पेक्शन। आप खुद जाके इंस्पेक्ट करोगे कि भाई इतना कैश है क्या, इतनी इन्वेंट्रीज है क्या, बराबर है, मालूम पड़ा कि नहीं, क्लियर है। डॉक्यूमेंट्स इंस्पेक्ट करोगे कि डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल किधर है, सप्लायर इनवॉइस किधर है, लोन एग्रीमेंट किधर है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, बराबर है क्या, इतना ही क्लोजिंग स्टॉक है क्या, इन्वेंट्री देखोगे आप, बराबर है, सब इंस्पेक्ट करना। तो ये सब इंस्पेक्शन एक टेक्निक है वेरिफिकेशन की। ऑब्जर्व करना, बराबर है कि नहीं, ऑब्जर्व, ऑब्जर्व मतलब क्या, ऑब्जर्विंग और विटनेसिंग द इंस्पेक्शन ऑफ असेट्स डन बाय अदर्स। पहले तो आप खुद ही इंस्पेक्शन कर रहे थे, फिर उसके बाद अगर कोई कर रहा है तो उसको ऑब्जर्व कर रहे हो कि भाई वो बराबर कर रहा है कि नहीं, बराबर काउंटिंग है कि नहीं, उसको आप ऑब्जर्व करोगे, मालूम पड़ा। तो ये सब टेक्निक कॉमन टेक्निक है जो कि हम लोग डीप में लास्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। कंफर्मेशन लेना, भाई अगर डेटर का, अभी डेटर आपके लिए क्या है, असेट्स, आपने बुक्स में डेटर्स को दिखाया है, डेटर का बैलेंस है 10 लाख रुपीज, तो वो 10 लैक्स रियल में है क्या, एग्जिस्ट करता है क्या, उसके लिए आप कंफर्मेशन लोगे, फोन करोगे उसको, कंफर्मेशन करोगे, बराबर है कि भाई आपका बैलेंस 10 लाख रुपीज है क्या इस कंपनी में, बराबर है। डायरेक्ट क्या करोगे आप, कंफर्मेशन लोगे फ्रॉम डेटर से, लाइक दैट। सो दीज आर सम ऑफ द बेसिक टेक्निक्स टू बी फॉलोड बाय द ऑडिटर व्हाइल डूइंग द वेरिफिकेशन। क्या क्या, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन और कंफर्मेशन, याद रखना क्या बेटा, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन और कंफर्मेशन, ये तीन चीजें याद रखना। तीन मेन टेक्निक है जो वेरिफिकेशन में ज्यादा यूज होती है, और भी है बट ये तीन मेन याद रखो, बराबर है। कौन कौन सा, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन एंड कंफर्मेशन, ये तीन चीज, क्या, ये तीन टेक्निक्स कौन कौन सी, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन एंड कंफर्मेशन, बाबा कंफर्मेशन, गॉट इट। वैल्यूएशन इज व्हाट, मतलब what is valuation, so valuation means what, finding out, what, finding out proper value of the assets, valuation means what, finding out proper value of the assets or liabilities। वैल्यूएशन कर रहे हो मतलब आप प्रॉपर वैल्यू ऑफ असेट्स और लाइबिलिटीज फाइंड आउट कर रहे हो, फाइंडिंग आउट व्हाट, द प्रॉपर वैल्यू ऑफ असेट्स और लाइबिलिटीज फॉर रिकॉर्डिंग इन द बुक्स, फॉर रिकॉर्डिंग इन द बुक्स। और फाइनली क्या होता है, डिस्क्लोजर किधर करते हो, फाइनल अकाउंट में। तो ये तो कॉमन पॉइंट है बेटा, whatever, recording in the books and disclosure in the final accounts. This you have to remember it. So valuation means what, finding out the proper value of assets, finding out what beta, proper value of the assets or liabilities, समझा, finding out what beta, proper value of the assets or liabilities for recording in the books and finally किधर डिस्क्लोजर होगा, यस, फाइनल अकाउंट्स में, एंड डिस्क्लोजर इन दी फाइनल अकाउंट्स, बराबर है। तो ये वैल्यूएशन के बेसिस पे होता ना, वैल्यूएशन से ही आपको प्रॉपर वैल्यू फाइंड आउट होगा ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज का, ताकि आप उसको बुक में रिकॉर्ड करोगे और उसका डिस्क्लोजर किधर दिखाओगे, फाइनल अकाउंट्स में। सो नॉर्मल मीनिंग है बेटा वैल्यूएशन का। बट वैल्यूएशन करते टाइम पे क्या ध्यान देना है, ऑडिटर को क्या पॉइंट्स कंसिडर करना पड़ेगा, पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड, और इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यूएशन भी बोल सकते हो इसको आप। So what are the points to be considered while doing the verification, मतलब वैल्यूएशन, तो वैल्यूएशन होगा तो ही वेरिफिकेशन होगा, नॉर्मल सी बात है, वैल्यूएशन करना ही पड़ेगा ना बेटा। तो वैल्यूएशन वेरिफिकेशन याद रखना साइमल्टेनियसली चलेगा, कॉमन सी बात है। सो पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड, देखो वेरिफिकेशन पढ़ रहे हो ना तो वैल्यूएशन आपको पढ़ना जरूरी है। सो वैल्यूएशन, अब वैल्यूएशन से आपको पता चलेगा कि असेट्स की वैल्यू प्रॉपर है क्या, उसके बाद वो सीए क्या करेगा, ऑडिटर वेरीफाई करेगा उसको, एवरीथिंग। सो पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यूएशन में। इन वैल्यूएशन ऑडिटर शुड कंसिडर द फॉलोइंग पॉइंट्स, इन वैल्यूएशन व्हाट बेटा, ऑडिटर शुड कंसिडर द फॉलोइंग पॉइंट्स।
ये फॉलोइंग पॉइंट्स कंसिडर करना है ऑडिटर को। क्या? फर्स्ट, मेथड ऑफ वैल्यूएशन क्या है, मतलब ऑडिटर देखेगा जो भी मेथड्स है वैल्यूएशन का मेथड वो प्रॉपर है क्या, कोई भी मेथड उठाने नहीं, कुछ भी मेथड उठा लिया ऐसा कुछ नहीं, कोई भी ऑप्ट कर लोगे ऐसा नहीं चलता, वो प्रॉपर एंड रिकॉग्नाइज मेथड ऑफ वैल्यूएशन होना चाहिए वैल्यूएशन करने के लिए। नो चेंज इन मेथड, मेथड में चेंजेस नहीं होना चाहिए कि इस साल ये मेथड लिया नेक्स्ट ईयर दूसरा मेथड ले रहे हो, ऐसा नहीं। अभी समझो स्टॉक वैल्यूएशन आपने पढ़ा होगा एफए में, अभी स्टॉक वैल्यूएशन में कौन सा मेथड ऑफ वैल्यूएशन आप फॉलो कर रहे हो? फीफो फॉलो कर रहे हो, वेटेड एवरेज कॉस्ट, लीफो, तो लीफो तो नहीं फॉलो कर रहे हो कहीं, ये तो नहीं है बराबर। फीफो फॉलो कर रहे हो, वेटेड एवरेज कॉस्ट फॉलो कर रहे हो, क्या कर रहे हो? ठीक है, अब आपने जो भी कोई मेथड लिया है उसको आप बार बार चेंज मत करो, नो चेंज इन मेथड, ऐसा नहीं ये पिछले साल कोई दूसरा मेथड अभी कोई दूसरा मेथड, ऐसा नहीं, कंटिन्यूटी शुड बी मेंटेन, मेथड में चेंज नहीं होना चाहिए, कंप्यूटेशन करेक्ट होना चाहिए, मींस ऑडिटर शुड वेरीफाई दैट अरिथमेटिकल जो कंप्यूटेशन है कैलकुलेशन वो करेक्ट होना चाहिए, रीवैल्यूएशन दैट इज इन केस ऑफ असेट्स आर रीवैल्यूड, अभी आपको पता है असेट्स का हमेशा रीवैल्यूड फिगर्स आता ही है, आपने इतने सारे सम सॉल्व किए हमेशा देखो नीचे असेट्स की रीवैल्यूड फिगर्स होती है कि असेट डेप्रिशिएट हो गया एप्रिशिएट हो गया, सो वो सब ऑडिटर को क्या करना है, ध्यान देना है, रीवैल्यूएशन बराबर। रीवैल्यूएशन में क्या देखेगा वो रीवैल्यूएशन करते टाइम पे, बेसिस, पहला बेसिस देखेगा कि क्या बेसिस लिया है, ऑडिटर हैज टू चेक दैट द बेसिस ऑफ रीवैल्यूएशन इज प्रॉपर है कि नहीं, जैसे असेट्स का डेप्रिसिएशन हो रहा है या एप्रिसिएशन हो रहा है तो दैट इज द कॉमन बेसिस बराबर है, तो बेसिस ऑफ रीवैल्यूएशन क्या है, समझा, बेसिस ऑफ रीवैल्यूएशन चेक करता है। अकाउंटिंग देखेगा, मतलब ऑडिटर शुड सी दैट द चेंज इन वैल्यूज इज अकाउंटेड इन द बुक्स प्रॉपरली, अब जो भी वैल्यू में चेंज हुआ है, अब फाइनल अकाउंट करते हो आप, अगर मशीनरी डेप्रिशिएट हुई है तो क्या करते हो आप, पहला इफेक्ट क्या करते हो, मशीन में से माइनस करते हो और दूसरा इफेक्ट पीएनएल के डेबिट में दिखाते हो, बराबर है बराबर। तो अगर मशीन डेप्रिशिएट हुई है और उस ईयर का आपने कोई ट्रीटमेंट ही नहीं दिया तो क्या मतलब है अकाउंटिंग करके, तो अकाउंटिंग तो होना चाहिए ना आपका, जब असेट रीवैल्यूड हुआ है इधर डेप्रिशिएट और एप्रिशिएट तो उसका पूरा चेंज इन वैल्यूज तो होना चाहिए, इन अकाउंट चेंज इन वैल्यूज इज अकाउंटेड इन द बुक्स प्रॉपरली, समझा, प्रॉपरली उसको बुक्स में आपको दिखाना है। और डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर भी किया है कि नहीं, डिस्क्लोजर तो होगा ही ना बेटा, ऑडिटर हैज टू इंश्योर दैट लीगल रिक्वायरमेंट्स ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ रिवाइज्ड वैल्यूज, जो डिस्क्लोजर है वो आपने शो किया है कि नहीं, फॉलो किया है कि नहीं, एवरीथिंग, सो ऑडिटर हैज टू इंश्योर दैट व्हाट, क्या, दैट द लीगल रिक्वायरमेंट्स ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ रिवाइज्ड वैल्यूज, जो रिवाइज्ड वैल्यूज आपकी आई है उसको दिखाया है कि नहीं। सो याद रखो वैल्यूएशन के लिए ये सब पॉइंट्स आपको कंसिडर करना है, फिलहाल अभी कितने पॉइंट्स हुए, 4 पॉइंट्स, कौन कौन सा पॉइंट हो गया, व्हाट आर दोस पॉइंट्स, पहला मेथड्स, क्या बेटा, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन है, सेकंड पॉइंट क्या है, नो चेंज इन मेथड, चेंज नहीं करना है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, करेक्ट कंप्यूटेशन होना चाहिए, रीवैल्यूएशन होना चाहिए बराबर, रीवैल्यूएशन में भी क्या, फर्स्ट वन इज व्हाट, बेसिस चेक करो, अकाउंटिंग चेक करो एंड डिस्क्लोजर, व्हाट बेटा, डिस्क्लोजर इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझा, क्या डिस्क्लोजर। फिर क्या बोलता है बेटा, देखो नेक्स्ट, ये तो मेथड हो गया, नो चेंज, करेक्ट कंप्यूटेशन, रीवैल्यूएशन, ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, क्या पॉइंट्स कंसिडर करना है बराबर है, वैल्यूएशन करते टाइम पे फॉरेन एक्सचेंज, अगर कोई फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन है मतलब फॉरेन एक्सचेंज है तो देखो क्या बोल रहा है इसमें, फॉरेन एक्सचेंज में इन केस फॉरेन एक्सचेंज इज इन्वॉल्व, फॉरेन एक्सचेंज अगर इन्वॉल्व है ट्रांजेक्शन में तो ऑडिटर शुड सी दैट अमाउंट्स आर कन्वर्टेड इन रुपीज इन अ प्रॉपर मैनर, अरे भाई अगर आपका कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट है दूसरे कंट्री से तो उसमें फॉरेन एक्सचेंज तो आएगा ही, फॉरेन करेंसी आएगी, तो फॉरेन करेंसी को आपने प्रॉपरली कन्वर्ट किया है क्या रुपीज में, बराबर है। अब इंडिया में तो आपको रिपोर्टिंग करेंसी में ही रिपोर्ट करना पड़ेगा, इंडिया में तो डॉलर में आप रिपोर्ट करोगे नहीं, डॉलर में रिपोर्ट करना है तो आपको यूएसए का अकाउंटेंट बनना पड़ेगा, जाओ उधर बैठो, समझे, मालूम पड़ा, इधर क्या आपको क्या करना है, रुपीज में कन्वर्ट करना है, जो भी डॉलर्स के ट्रांजेक्शन है, डॉलर पाउंड येन व्हाटएवर, ठीक है, तो वो सब रुपीज में कन्वर्ट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, रुपीज में कन्वर्ट होना चाहिए, करेक्ट, तो वो सब भी पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं।
जो भी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस है, रिकॉग्नाइज्ड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस फॉलो करना है, जो भी प्रिंसिपल्स, बेसिक प्रिंसिपल्स है उसके बेसिस पे अकाउंटिंग जो भी प्रैक्टिसेस है वो सब फॉलो करना है कि ऑडिटर मस्ट सी दैट द असेट्स एंड लायबिलिटीज आर वैल्यूड, जो भी असेट्स और लायबिलिटीज वैल्यूड हुआ है एंड अकाउंटिंग हुआ है उसका अकॉर्डिंग टू द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। जो अकाउंट्स के रूल्स रेगुलेशन है, प्रिंसिपल्स है, प्रैक्टिसेस है, उसके हिसाब से एंट्री होनी चाहिए ना, उसके हिसाब से अकाउंटिंग होनी चाहिए, बराबर है। वो सब भी ध्यान देगा वैल्यूएशन के टाइम पे, राइट। कंपनीज एक्ट के हिसाब से auditor should see that assets and liabilities are valued and accounted in accordance with the provision of companies act। अब जो कंपनी का लॉ मतलब कंपनीज एक्ट है, कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से आपने सब असेट्स एंड लायबिलिटीज को प्रॉपरली वैल्यूड और अकाउंटिंग किया है कि नहीं, अकाउंटेड किया है कि नहीं। तो देखो आपको अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस पॉलिसीज सब फॉलो करनी है, कंपनीज एक्ट के हिसाब से चलना है, कंपनीज एक्ट जो बोलेगा उसके हिसाब से ही सब कुछ होना चाहिए। अपने मन से ऑडिटर कुछ नहीं कर सकता या फिर अपने मन से कोई अकाउंटेंट कुछ नहीं कर सकता। अभी अपने मन से कंपनी कुछ भी दिखा देगी, किधर भी दिखा देगी, नहीं। तो ऑडिटर को चेक करना है कि सब रूल्स एंड रेगुलेशन, अकाउंटिंग पॉलिसीज, प्रैक्टिसेस, कंपनीज एक्ट के हिसाब से सब कुछ हुआ है कि नहीं, बराबर है। ऑडिटर भी इधर इधर ऑडिटर को भी सब काम स्टैंडर्ड्स के हिसाब से करना पड़ता है, पूरे स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ते हैं, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, राइट है। तो ये लोग तो फिर भी नॉर्मल, ठीक है। तो कंपनीज एक्ट के हिसाब से, शेड्यूल 3 के हिसाब से, मतलब शेड्यूल 3 के हिसाब से सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज आपने प्रॉपरली क्लासिफाई किया है, वैल्यूड किया है, डिस्क्लोज किया है, प्रेजेंट किया है कि नहीं बैलेंस शीट में, बराबर है। शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, बैलेंस शीट याद रखना लॉ के हिसाब से, कंपनीज लॉ के हिसाब से, क्या कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से शेड्यूल 3 पार्ट 1 में आता है, शेड्यूल 3 पार्ट 1। तो अगर शेड्यूल 3 पार्ट 1 में बोला गया है कि आपको मशीनरी, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट के हेडिंग में दिखाना है, ठीक है, और वो भी नॉन करंट असेट्स होगा, क्या होगा वो नॉन करंट असेट्स में प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, तो वो प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट में ही दिखना चाहिए, समझा कि नहीं, कोई दूसरे हेडिंग में मत डाल देना। तो शेड्यूल 3 का जो भी रूल्स रेगुलेशंस है, पॉलिसीज है, जो हेडिंग्स है, बराबर, उसको प्रॉपरली डिस्क्लोज किया है कि नहीं, उस हेडिंग्स के अंदर क्लासिफाई किया है कि नहीं प्रॉपरली, एवरीथिंग। तो ये सब पॉइंट्स कंसिडर करना पड़ेगा, बराबर है। वैल्यूएशन करते टाइम पे ये सारे पॉइंट्स देखने अपने को, राइट। और कुछ इवेंट्स अगर आफ्टर बैलेंस शीट डेट हुआ है तो वो तो कॉमन सी बात है। देखो कोई इवेंट आफ्टर बैलेंस शीट डेट हुआ है तो वो ध्यान देना है कि ऑडिटर शुड असर्टेन वेदर एनी इवेंट आफ्टर द डेट ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट डेट के बाद कोई ऐसा इवेंट हुआ है जिसने अफेक्ट किया है वैल्यू को, असेट और लायबिलिटी के वैल्यू को, बराबर है। अभी जैसे आपने बैलेंस शीट में आपने दिखाया था, बैलेंस शीट आपका बनाया, उसमें आपने असेट डेटर दिखाया 1 करोड़ का, 1 करोड़ का डेटर दिखाया, और आफ्टर द बैलेंस शीट डेट पता चला दूसरे ही दिन, नेक्स्ट डे या नेक्स्ट मंथ वो डेटर इंसॉल्वेंट हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, तो वो बैलेंस शीट में जो 1 करोड़ का असेट है उसका तो कोई मतलब ही नहीं हुआ ना, तो गया ना। तो ये सब चीज वैल्यूएशन करते टाइम पे उसको ध्यान देना है, ठीक है। इवेंट्स आफ्टर बैलेंस शीट डेट, the auditor should ascertain whether any event after the balance sheet date has affected the value of any asset or liability, बराबर है। तो ये सारे पॉइंट्स बेटा आपको याद रखने हैं, और ये सारे पॉइंट्स है क्या आपके, क्या पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड, क्या इन वैल्यूएशन, ठीक है, पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड और इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यूएशन, ठीक है। क्या बोल रहे हैं बेटा, पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड इन वैल्यूएशन और इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यूएशन, ठीक है। तो याद रखो क्या क्या हो गया पॉइंट्स। सी, पहला मेथड, मेथड ऑफ वैल्यूएशन, नो चेंज इन मेथड, करेक्ट कंप्यूटेशन होना चाहिए, रीवैल्यूएशन, जो रीवैल्यूड फिगर्स है उसमें भी बेसिस चेक करो, अकाउंटिंग और डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर तो सबसे इंपॉर्टेंट है, डिस्क्लोज ही नहीं होगा तो कॉमन सी बात है, डिस्क्लोजर भी लीगल रिक्वायरमेंट्स, कंपनीज एक्ट जो प्रोविजंस है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। सो रीवैल्यूएशन में क्या देखा आपने, बेसिस, अकाउंटिंग एंड डिस्क्लोजर, एंड आफ्टर दैट क्या देखा, नेक्स्ट पॉइंट फॉरेन एक्सचेंज वाला, फिर रिकॉग्नाइज्ड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, फिर कंपनीज एक्ट, फिर शेड्यूल 3, और आफ्टर बैलेंस शीट डेट के इवेंट्स, इवेंट्स आफ्टर बैलेंस शीट डेट, बराबर है। तो ये सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में रहने चाहिए, समझ गए, मालूम पड़ा। सो द क्वेश्चन इज व्हाट, प्रिंसिपल्स, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन, what are the principles of what, verification and valuation of assets। तो बेटा
there are general principles. The general principle of verification and valuation of assets are as follows. आप देख सकते हो वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ असेट्स के लिए क्या क्या प्रिंसिपल्स चाहिए, जनरल प्रिंसिपल्स. ठीक है, तो देखो इधर वही लिखा मैंने. द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ असेट्स रिक्वायर द ऑडिटर टू कंफर्म व्हाट दैट. अभी जो जनरल प्रिंसिपल्स है उससे क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ असेट्स से कि जो भी जनरल प्रिंसिपल है वेरिफिकेशन और वैल्यूएशन के, किसके, असेट्स के, रिक्वायर द ऑडिटर टू कंफर्म दैट व्हाट द असेट्स वेयर इन एग्जिस्टेंस. तो पहला एग्जिस्टेंस हो गया सबसे मेन पॉइंट. जो भी प्रिंसिपल्स है वेरिफिकेशन के लिए या वैल्यूएशन के लिए, तो वो पहले आपको क्या करेगा, बराबर है, रिक्वायर द ऑडिटर टू कंफर्म क्या करेगा कि वो असेट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, सबसे पहला पॉइंट. फिर वो असेट बिजनेस के लिए ही यूज हो रहा है क्या, ठीक है, दैट द असेट्स हैड बीन एक्वायर्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, वो भी सबसे इंपॉर्टेंट है. मालूम पड़ा वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ असेट्स के लिए कि बिजनेस के लिए ही यूज हो रहा है. उसका ओनरशिप आपके पास है क्या, अभी असेट लग, अभी असेट आपने दिखाया, ओनरशिप भी तो होना चाहिए. ओनरशिप है क्या उसका, बराबर है, या ओनरशिप नहीं है तो क्या है, बराबर, उसका पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए ना. सो दैट द राइट ऑफ ओनरशिप ऑफ असेट्स होना चाहिए आपके पास. फिर फोर्थ वन क्या, दैट दे वेर फ्री फ्रॉम एनी लियन और चार्ज. उस असेट्स पे कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, फ्री फ्रॉम एनी लियन और चार्ज, बराबर है, मालूम पड़ा. और अगर चार्ज है, उस असेट के ऊपर कुछ चार्ज है, तो वो दिखाया है कि नहीं बैलेंस शीट में. अभी मशीनरी को आपने सिक्योर्ड रखा है किसी लोन के ऊपर, मॉर्गेज रखा है, तो उसको प्रॉपरली डिस्क्लोज किया है कि नहीं, बराबर है. नहीं किया है तो भाई वो सब भी ऑडिटर को इंक्वायर करना पड़ेगा. दैट दे वेर फ्री फ्रॉम एनी लियन और चार्ज नॉट डिस्क्लोज इन दी बैलेंस शीट, बराबर है, मालूम पड़ा. ओके, तो कोई लियन या चार्ज तो नहीं है, फ्री फ्रॉम एनी लियन और चार्ज होना चाहिए, बराबर है. फिर दैट दे हैड बीन करेक्टली वैल्यूड, और उसका वैल्यूएशन प्रॉपर होना चाहिए, बराबर है, करेक्टली वैल्यूड हैविंग रिगार्ड टू देयर फिजिकल कंडीशन, प्रॉपर वैल्यूएशन. और बैलेंस शीट में वो करेक्टली डिस्क्लोज होना चाहिए. बैलेंस शीट में उसको क्या करना है, आपको करेक्टली डिस्क्लोज करना है, बराबर है. प्लांट एंड मशीनरी है तो आपको नॉन करंट असेट, नॉन करंट असेट में किस में दिखाओगे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में दिखाना है आपको. डिस्क्लोजर होना चाहिए, प्रॉपर डिस्क्लोजर, करेक्टली डिस्क्लोज होना चाहिए, समझा. तो अगर आप पॉइंट्स देखोगे, बराबर है, तो क्या पॉइंट्स आपको मालूम पड़ रहा है, ठीक है, कि द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ जो वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन है, जनरल प्रिंसिपल ऑफ वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ असेट्स रिक्वायर द ऑडिटर, assets require the auditor to confirm what, क्या कंफर्म करेगा, एग्जिस्टेंस, पर्पस, बिजनेस पर्पस के लिए यूज हो रहा है कि नहीं, ओनरशिप है कि नहीं, लियन या चार्ज तो नहीं है कुछ, फ्री तो फ्री है क्या, करेक्टली वैल्यूड हो रहा है कि नहीं, और उसका प्रॉपर डिस्क्लोजर किया है कि नहीं. तो ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, जो कि आपको वेरिफिकेशन में यूज होता ही है, वैल्यूएशन में यूज होता ही है बेटा, बराबर. एग्जिस्टेंस, बिजनेस पर्पस के लिए, ओनरशिप है क्या, कोई लियन या चार्ज तो नहीं है, वैल्यूएशन प्रॉपर होना चाहिए, करेक्टली डिस्क्लोज होना चाहिए. तो ये सब आपके वेरिफिकेशन वैल्यूएशन के जनरल पॉइंट्स है, बराबर है कि नहीं. जनरल प्रिंसिपल्स हो गए जो ऑडिटर को कंफर्म करने ही है बेटा, समझा, रखना. सो दीज जनरल प्रिंसिपल ऑफ वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशंस ऑफ असेट्स रिक्वायर द ऑडिटर टू कंफर्म इट्स एग्जिस्टेंस, पर्पस ऑफ द बिजनेस, पर्पस मतलब क्या बिजनेस के लिए यूज हो रहा है क्या, ओनरशिप, फ्री फ्रॉम एनी लियन और चार्ज, करेक्टली वैल्यूड और करेक्टली डिस्क्लोज्ड, समझे कि नहीं, मालूम पड़ा. तो प्रिंसिपल ऑफ वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ असेट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसी से आपको मालूम पड़ेगा सब कुछ कि दैट द असेट्स वेर इन एग्जिस्टेंस, बराबर है, दैट द असेट्स हैव बीन एक्वायर्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, राइट ऑफ ओनरशिप, फ्री फ्रॉम एनी लियन और चार्ज, करेक्टली वैल्यूड है कि नहीं, करेक्टली डिस्क्लोज है कि नहीं, एवरीथिंग, समझा, मालूम पड़ा कि नहीं. सो हमेशा याद रखना है ये जनरल प्रिंसिपल्स, the general principles of verification and valuation of assets require the auditor to confirm all this, that assets were in existence, purpose of the business, ownership, free from any lien or charge, ठीक है, करेक्टली वैल्यूड और करेक्टली डिस्क्लोज्ड. तो ये सबके माइंड में फिक्स रहना चाहिए. अब देखो बेटा क्या है प्रॉब्लम्स ऑफ वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन. अब वेरिफिकेशन और वैल्यूएशन के भी भाई प्रॉब्लम्स होते ही है, नॉर्मल सी बात है. क्या प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम्स ऑफ वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन में क्या बोल रहा है, सबसे पहला तो
इम्पॉसिबल पॉइंट दिया, मतलब इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द ऑडिटर टू परफॉर्म द वेरिफिकेशन वैल्यूएशन ऑफ ईच एंड एवरी एसेट। बराबर, हर असेट्स का वो क्या वेरिफिकेशन वैल्यूएशन कर सकता है क्या? उतना टाइम है क्या उसके पास? बिकॉज आइटम्स तो बहुत सारे हैं ना यार, और उसके लिए उसको एक्सपर्ट की भी नॉलेज चाहिए, राइट? सो इम्पॉसिबल हो जाता है सबके लिए। कैरेक्टर ऑफ द असेट्स, मतलब इन सम केसेस फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट्स, it is not possible to identify whether it is fixed assets or current assets. The mode of valuation of fixed asset is different from the mode of valuation of current assets. अभी देखो इन्वेस्टमेंट, कैरेक्टर ऑफ द एसेट लाइक इन्वेस्टमेंट हो गया, उसमें क्या होता है इन्वेस्टमेंट में आइडेंटिफाई करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है कि वो फिक्स असेट्स में दिखाना है कि करंट असेट्स में। बराबर है, ठीक है, करंट असेट्स में मतलब 1 ईयर तक का इन्वेस्टमेंट है तो करंट असेट्स उसके ऊपर अपना फिक्स असेट्स है, बट उसका वैल्यूएशन भी उसके हिसाब से डिफरेंट होता है, उसमें बहुत सारी चीजें होती है वैल्यूएशन करते टाइम पे। तो इसमें भी ऑडिटर को फेस करना पड़ सकता है डिफिकल्टी, इसमें भी ऑडिटर को डिफिकल्टी फेस करना पड़ सकता है। यूज ऑफ असेट्स, अभी क्या बोलता है, इन सम सिचुएशन द सेम असेट इज अवेलेबल फॉर सेल एंड अगेन इज यूज्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन। द वैल्यूएशन आल्सो डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ यूज ऑफ द कंसर्न्ड असेट, एग्जांपल स्टॉक ऑफ फर्नीचर। ठीक है, अब यूज ऑफ असेट्स मतलब कभी कभी क्या होता है, इन सम सिचुएशन द सेम असेट इज अवेलेबल फॉर सेल, वही असेट आप अवेलेबल कर रहे हो सेल के लिए एंड अगेन इज यूज्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे स्टॉक ऑफ फर्नीचर, वो सेल के लिए लेकिन उसको आप ऑर्गेनाइजेशन में भी यूज कर रहे हो, तो इसका भी पॉलिसी, इसका भी वैल्यूएशन करने में ऑडिटर को डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। बराबर है, अभी स्टॉक ऑफ फर्नीचर है, उसको आपने रखा है सेल के लिए, अभी समझो सेम असेट इज अवेलेबल फॉर सेल और फिर उसको यूज कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन में, तो इससे वैल्यूएशन में, वेरिफिकेशन में उसको डिफिकल्टी फेस करनी पड़ सकती है कि नहीं? एस्टिमेटेड लाइफ, अब एस्टिमेटेड लाइफ में क्या बोल रहा है, द वैल्यूएशन ऑफ फिक्स असेट इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेटेड लाइफ, हाउएवर द डिटर्मिनेशन ऑफ एस्टिमेटेड लाइफ इज नॉट एन इजी टास्क। बेटा देखो कोई भी असेट्स है उसमें एस्टिमेटेड लाइफ हम एस्टिमेट कर दें कि ये असेट, ये मशीन 10 साल तक काम करेगी, ये मशीन 5 इयर्स तक काम करेगी। अरे ये क्या ऐसे ही सोच लेते हैं क्या? है, उसके लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, ये इजी टास्क नहीं है कि वो मशीन का 10 साल तक चलेगा, 5 साल तक वो अच्छा काम करके देगा। उसके लिए पूरा एनालिसिस, पूरा वेरिफिकेशन, पूरा नॉलेज और उसका क्या क्या है परफॉर्मेंस सब स्टडी करना पड़ता है, तो इट इज नॉट एन इजी टास्क। ये भी एक प्रॉब्लम आ सकती है एस्टिमेटेड लाइफ डिसाइड करने में। इवेंट्स आफ्टर बैलेंस शीट डेट तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, पता चला 1 करोड़ रखा है, बाद में पता चला नेक्स्ट डे बैलेंस शीट के डेट के बाद वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, द ऑडिटर मे नॉट हैव ऑल द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन which is required to be considered by the auditor in the determination of value of assets. अगर इंफॉर्मेशन की कमी है ऑडिटर के पास तो भाई वैल्यूएशन में उसको दिक्कत आएगी, असेट की वैल्यूएशन में उसको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, और वैल्यूएशन में प्रॉब्लम फेस होगा तो वेरिफिकेशन में भी होगा, राइट? सो दीज ऑल आर द प्रॉब्लम्स ऑफ वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन। याद रखना, इम्पॉसिबल, कैरेक्टर, यूज, एस्टिमेटेड लाइफ, इवेंट्स आफ्टर बैलेंस शीट डेट और लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर इंफॉर्मेशन की कमी है तो सवाल ही नहीं उठता, आप प्रॉपरली वैल्यू कर ही नहीं पाओगे, समझा कि नहीं? वेरिफिकेशन कर ही नहीं पाओगे। तो ये सब लोग अच्छे से एक बार पॉइंट रिवाइज करके रखना, ओके?